11 के हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर लिए थे। ये आपके 11 से लेकर 15 तक 2 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन थे। और अब आपके 16 से लेकर के 25 तक ये आपके हैं 3 नंबर के क्वेश्चन। तो आइए इनको देखिए, आपके हैं ये 3 नंबर के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है, ये आपका 16 क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 16 आप देखिए, इसमें क्या है कि समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 3 और 5y माइनस 3x इक्वल टू 15 के लिए दिए गए आलेख को देखिए। आपको एक आलेख दिया हुआ है इसमें, और अपनी उत्तर पुस्तिका में निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको इसमें बताना है कि समीकरण युग्म का हल क्या है। इन समीकरण युग्मों का हल क्या है, मतलब 3 हल होते हैं, एक अद्वितीय हल होता है, एक कोई हल नहीं होता, और एक आपका अनंत हल होता है। और इनसे जो ये क्षेत्र, ये जो आपका त्रिभुज बना हुआ है, ये आपका ग्राफ में बना हुआ है, और हमें इसका क्षेत्रफल बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो अब इसको देखिए आगे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। तो आपको समीकरण इसमें दे रखी है, पहले आप समीकरण देख लीजिए। समीकरण आपको दे रखी है इसमें x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये आपके समीकरण नंबर 1 है। और दूसरी समीकरण आपकी दे रखी है 5y-3x इक्वल टू 15। इसको हम लिख देंगे -3x, x का पद पहले लिख लेंगे, प्लस के 5y बराबर 15। ये आपके समीकरण नंबर 2 होगी। और अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आपको पहले जो हमारे A1 A2 B1 B2, इसमें हम इसकी क्या करेंगे, तुलना करके पहले हम ये देखेंगे कि इसमें कौन सा हल है। तो आइए इसको देखिए ज़रा आप। आपका समीकरण नंबर 2 होगी। और अगर आप इसको कंप्लीट मेथड से करते हैं, तो मेथड से करने का तरीका ये होता है कि आप समीकरण 1 और 2 की तुलना, समीकरण 1 और 2 की तुलना क्रमशः किससे करने पर, क्रमशः समीकरण जो आपकी व्यापक समीकरण होती है, यानी a1x प्लस b1y बराबर c1 तथा a2x प्लस b2y बराबर c2 से करने पर, ये आपकी क्या होती है। इससे आपको ये पता चलेगा कि जो समीकरण एक आपके, इसमें x का जो गुणांक है a1 है, y का गुणांक b1 है, और ये c1 है। और समीकरण 2 में x का गुणांक a2 है, y का गुणांक b2 है, और ये c2 है। यानी a1 1, b1 1, c1 3, a2-3, b2 5 और c2 15 है आपका ये। तो इसमें आप देखिए, इसके बाद a1/a2, तो 1/-3, b1/b2, देखिए 1/5, ये आपका हो गया 1/5। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आप इसमें देखिए, हमारे पहले दो ही बराबर नहीं आए, यानी a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो c1/c2 ये कोई ज़रूरत नहीं है, हमें यहीं से ये पता चल जाता है कि इसका अद्वितीय हल हम क्या लिखेंगे, चूँकि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, अतः समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। अतः समीकरण युग्मों का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। आपको ये पूछा जाए, पहला क्वेश्चन क्या था कि कैसा हल है, हमने बता दिया अद्वितीय हल है। इसके बाद आप देखिए, जो इसका दूसरा पार्ट है, ये का पार्ट है इसका, और इसका सेकंड पार्ट है ये खा। इसमें क्या गया है कि आपको ये जो ग्राफ दे रखा है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। इस ग्राफ में आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, और हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। समीकरण युग्मों और एक्स अक्ष से निर्मित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है। तो एक्स अक्ष आपका ये हुआ, और त्रिभुज ये बना। तो इसमें क्या होगा, 1/2 लंब गुणा आधार। तो लंब आप देखिए, ये लंब है, और कितने सेंटीमीटर है, 1 2 3, लंब हो गया 3। और आधार यहाँ से लेकर यहाँ तक गिनिए, 1 सेंटीमीटर का एक खाना है। तो इधर आपके 3 खाने, इधर आपके 5। तो देखिए 5 और 3 कितने होंगे, 8। पूरे खाने कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो 1/2 लंब 3 और आधार आपका 8, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसमें नाम नहीं दिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 लंब गुणा आधार। लंब आपका क्या हो जाएगा, अभी आपको दिखाए थे मैंने, एक बार फिर देख लीजिए। लंब आपका ये है, यहाँ से 3 सेंटीमीटर ये लंब है, और आधार आपका होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आधार हो गया। तो 1/2 लंब आपका हो गया 3 सेंटीमीटर, आधार कितना टोटल 8 हो गया। 2 से कट गया 4 बार, 4 तियाँ के 12, और यहाँ पे आपका ये 12 मीटर सेंटीमीटर यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ग मात्रक। ये आपका हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगला देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या है, दर्शाइए कि 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे क्या पहले क्या मानेंगे, माना 2 + √5 एक परिमेय संख्या है, इसको हम परिमेय संख्या मान लेंगे। और परिमेय संख्या मान लेंगे तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे हम इक्वल टू P/Q लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, √5 2 को हम इधर ले जाएंगे, यहाँ रूट वाली संख्या रहेगी केवल, बाकी सब दाएं पक्ष में आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, चूँकि P/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए अतः ये पूरी भी एक परिमेय संख्या होगी। पूरी मतलब P/Q - 2 भी एक परिमेय संख्या है। ये भी परिमेय संख्या है। अब आप ये देखिए कि ये अपरिमेय संख्या है, परंतु यह सर्वमान्य है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु यह सर्वमान्य है कि √5 है आपका, ये √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये लैंग्वेज मैंने आपको पहले बताया था, याद रखनी है। यह विरोधाभास हमें हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण, ये लाइन आपको याद रखनी है, कारण प्राप्त होता है। अब क्या थी हमारी कल्पना, हमने ये माना था कि √5 प्राप्त होता है कि 2√5 हमने ये माना था परिमेय संख्या है, जो कि गलत सिद्ध हो गया, परिमेय संख्या है। अतः 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। वे परिमेय गलत हो गया, तो परिमेय गलत तो इसका मतलब अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और इसका जो दूसरा है अथवा में पार्ट है इसका, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन पिछले वीडियो में कई बार आपने देखे होंगे। इसमें क्या है, आपको दिया हुआ है 3 संख्याएं हैं, 75, 165 और आपका 325। इसका हमें HCF निकालना है। तो पहले जो छोटी और उससे बड़ी है इसका HCF निकालेंगे, और फिर जो बीच वाली संख्या और जो सबसे बड़ी है उसका HCF, दोनों का अलग अलग निकालेंगे। तो पहले क्या करेंगे, 75 का भाग 165 में दिया, हम इन दो का HCF निकाल रहे हैं, पहले छोटी और जो उससे बड़ी संख्या है। तो 75 दूना के हो जाएगा ये 150, यहाँ से आया 15 से, इसका भाग फिर इसमें देंगे। ये आप जानते हैं मेथड क्या है। तो ये 75 और 15 पंजे 75, ये भाग दे दिया, यानी आपका 75 और 165 का, तो क्या लिखेंगे, अतः 75 व 165 का HCF कितना हो गया, 15 हो गया।
अब इन दो का निकालेंगे हम एचसीएफ। फिर क्या लिखेंगे 165 और इसमें भाग दे रहे हैं हम 165 का भाग 325 में दे रहे हैं। 165 एकम 165 दो बार में ज़्यादा हो जाएगा, घटा के आ गया 160। फिर 165 में भाग दिया 160 एकम 160 और ये घटा का आ गया 5। फिर 160 में भाग दिया और ये भाग दे के आपका आ गया 5×3 = 15 हो जाएगा और ये हो गया 1 और 5×2 = 10। जब भाग पूरा पूरा चला जाता है, यानी शेषफल 0 होता है, उस समय जो भाजक होता है वही आपका एचसीएफ होता है। तो क्या लिख लेंगे, अतः 165 व 325 का एचसीएफ कितना हो गया 5। अब इन दो का एचसीएफ 15 आया, इन दो का 5 आया, इन दो का फिर निकालेंगे 5 और 15 का। तो 5 और 15 का एचसीएफ 5 तथा 15 का एचसीएफ। तो इसमें भी बहुत आसान है, एक बार में भाग चला जाएगा 5×3 = 15। क्या आ गया 5 आ गया। अतः अभीष्ट यानी जो हमसे पूछा गया था अभीष्ट एचसीएफ क्या हो गया आपका 5। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 18। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आपका कुछ क्वेश्चन तो कई बार रिपीट होते हैं अक्सर, ये भी उन्हीं में से एक है। जैसे आप देखिए 10a+b√3 दिया हुआ है और 10a- b 1/√3 दिया हुआ है। तो इसमें आपको a और b के मान निकालने। ठीक है। अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है 10a+b, क्वेश्चन नंबर 18 है ये। आपको दिया 10a+b√3। इसको आप देख लीजिए 10a+b = √3। इसमें आपको क्या करना है कि जो भी आपको यहाँ मान दिया रहेगा, इधर √3 दिया हुआ है तो इधर आपको 10 दिया हुआ है, तो आपको ये देखना है कि 10 में √3 किस कोण का मान होता है। तो 10 में √3 10 60 का मान होता है। तो यहाँ 10 60 लिखेंगे, अब √3 नहीं लिखेंगे 10 60 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें 10 से 10 दोनों तरफ कैंसिल आउट करना है और हमें एक समीकरण मिलेगी a+b = 60। यहाँ से a का मान निकाल लेते हैं, b इधर आएगा माइनस का 60 - b और ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब हमें क्या दिया हुआ है तथा दूसरा हमें दिया हुआ है इसमें 10a - b। 10 ये आपको दिया हुआ है 10a - b = 1/√3। फिर वही बात है कि 10 में 1/√3 किसका मान होता है, तो ये 10 30 का मान होता है। तो अब हम क्या करेंगे 10 यहाँ पे 30 लिखेंगे और 10 30 आपका हो गया। तो 10 से 10 आपका कैंसिल हो गया, आपका आ गया a - b = 30। ये हो गया। ठीक है। अब इसमें आप ये देखिए कि आपका ये जो क्वेश्चन है इसमें दो समीकरण बन गया आपकी। अब a का मान आप यहाँ से रख दीजिए 60 - के b - b = 30। क्या किया हमने a की जगह ये मान रखा 60 - b, समीकरण 1 से रखा मान, यहाँ रख देंगे समीकरण 1 से। और b और b माइनस के 2b हो गया और 30 से 60 इधर करेंगे माइनस का 30 हो जाएगा, 30 में 60 गए -30 और आपका हो जाएगा ये a - b बराबर क्या हो जाएगा b बराबर माइनस से माइनस कैंसिल और 2 का भाग इधर गया तो आ गया 15। और ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण 1 से b की जगह रख देंगे यहाँ पे 15, तो a बराबर 60 - 15 a बराबर 45। तो आपके आंसर क्या आ गया a बराबर आ गया 45 डिग्री और b बराबर आ गया आपका 15 डिग्री। ये आपके आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। 19 देखिए 19 में क्या दिया हुआ है आपको, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर धातु के गोले को पिघला करके, सॉरी इसका एक अथवा भी है, आप इसे भी देखिए, भी अच्छा क्वेश्चन है। sec के 1 - sin a sec के +tan a = 1 हमें ये सिद्ध करना है। इसको देख लीजिए। तो अथवा में आपका है ये, हम इसमें LHS लिख रहे हैं। sec है 1 - sin a और sec a +tan a
sec a की जगह ये तो आपका ऐसे रहेगा sec a, और 1 माइनस साइन ए, इसको हमने ऐसे ही रखा। अब यहाँ पे sec a की जगह हम क्या कर रहे हैं, 1 अपॉन कॉस ए, ये हमने कर दिया 1 अपॉन के कॉस ए, और tan a की जगह हम क्या कर रहे हैं, साइन ए बटे कॉस ए। क्या करा, sec a की जगह 1 अपॉन कॉस ए और tan a की जगह साइन ए बटे कॉस ए। इसके बाद देखिए sec a 1 माइनस के साइन ए, यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया कॉस ए, ठीक है। तो आपको ऊपर हो गया 1 प्लस के साइन ए, ये ऊपर बचा। अब आप इसमें देखिए sec a को हमने कर दिया 1 अपॉन के कॉस ए, ये सब फॉर्मूले हैं, 1 अपॉन कॉस ए कर दिया, ये आपका हो गया 1 माइनस के साइन ए, और 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ये a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में आ गया, फॉर्मूला बन गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, और अपॉन कॉस ए ये हमारा आपका यहाँ लिख लिया। क्या करा, साइन ए को 1 अपॉन कॉस ए करा, ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया अपॉन कॉस ए, और 1 का 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और कॉस ए की मल्टीप्लाई कर दी कॉस स्क्वायर ए। और आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर ए भी फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, और ये आपका आ गया राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष, ठीक है। ये सिद्ध करना था। अब देखिए सवाल नंबर आपका 19 में क्या है 19 में आपको दे रखा है, इसमें एक गोले को पिघला करके, देखिए 19वां सवाल समझ लीजिए अच्छे तरीके से। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है 13.3 का दूसरा क्वेश्चन है ये, दूसरा क्या पहला ही क्वेश्चन है ये। गोले को पिघला करके बेलन बनाया जाता है, तो जब एक आकृति को पिघला करके दूसरी आकृति बनाई जाती है तो इसमें उनका जो आयतन होता है वो बराबर रहता है। गोले की त्रिज्या आपको दे रखी है, इसको हमने कैपिटल आर से लिया 4.2 सेंटीमीटर, और बेलन की जो ऊंचाई है वो दे रखी है आपको, बेलन की ऊंचाई होगी, नहीं सॉरी ऊंचाई निकालनी है, और इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि बेलन को गोले को पिघला करके, ये आपको लिखना है क्योंकि आप इसके आयतन बराबर रख रहे हैं, तो क्यों रख रहे हैं उसका कारण है कि पिघला करके बनाया जा रहा है एक आकृति से दूसरी आकृति। तो चूंकि गोले को पिघलाकर बेलन बनाया जाता है, बेलन बनाया जाता है, अतः गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो इस स्थिति में हम आयतन बराबर रखते हैं। गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू, यहाँ पे कैपिटल आर लिया हमने, और बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच, और ये आपका हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्या बचा 4/3 आर क्यू बराबर आर स्क्वायर एच। अब इसके मान रखते हैं 4/3, 4.2 का क्यू है 3 बार इसके गुणा हो जाएगी, और स्मॉल आर आपका ये हो गया 6 इसका, सॉरी 6 का स्क्वायर, और एच हमें निकालना है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा ये 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, ये आ गया, और बटे में आपका हो गया 3, और 6 इधर से गुणा तो इसके क्या आ जाएगा भाग में, तो 6 का स्क्वायर हो गया 6 गुणा के 6, 6 से आपका कैंसिल हो गया, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, और 3 से आपका कट गया 1.4, हर में सब कैंसिल आउट हो चुके हैं, और h बराबर आपका आ गया 4 इंटू 1.4 इंटू 0.7 इंटू 0.7, इसके गुणा करके आ जाएगा आपका 14 चौक 56 इंटू या आपका 0.7 इंटू 0.7, और इनकी गुणा करके देखिए h बराबर यहाँ पे का 7 35 और ये हो गया 39, ये
और फिर इसमें 0.7 की गुणा कर दीजिए। तो 7×14 64 6 7 27 ये आ गया 2.77 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया। 20वां सवाल देखिए। इसमें 20वें सवाल में क्या है, आपको दिया हुआ है बिंदुओं -3 10 और 8 6 -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 से किस अनुपात में विभाजित करता है। दो बिंदु दिए हुए हैं, तीसरा बिंदु को विभाजित कर रहा है, हमें अनुपात बताना है। ये 7.2 का बिल्कुल पहला पहला तो नहीं, तीसरा चौथा सवाल है, बिल्कुल ऐसा ही। देखिए ज़रा 20वां सवाल आपका ये क्या दिया हुआ है। इसमें आपको दो बिंदु दिए हुए हैं ए और बी। ए का मान है -3 10, बी का मान है 6 -8 और आपको बिंदु पी जो दिया हुआ है ये -1 6 दो इसके भाग में बांट रहा है, ए बी को विभाजित कर रहा है। किस अनुपात में कर रहा है, हमने माना m1 m2 अनुपात में विभाजित कर रहा है। ये आपका हो गया x1, ये आपका हो गया y1, ये आपका हो गया x2, ये आपका हो गया y2। जब आपका अनुपात निकालना होता है तो आप किसी भी एक फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, यानी विभाजन बिंदु के x निर्देशांक यानी को भुज का, या वाई एक्स क्या नाम आपका विभाजन बिंदु के वाई निर्देशांक यानी कोटि का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आप इसमें ध्यान रखिए। आगे आप इसमें देखिए हम x का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या हो गया आपका x का फॉर्मूला, तो विभाजन बिंदु का भुज यानी x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आप जानते हैं फॉर्मूला है। x बराबर x का मान हमें दिया हुआ है -1 है। m1 आपको हो गया 6, नहीं m1 तो हमें निकालना है, ये आपका 6 है, प्लस m2 आपको हो गया, m2 निकालना है, और x1 आपका -3। ये मान रखे, ठीक है। ये 6 हम ब्रैकेट में कर देते हैं। तो देखो x2 6 है और आपका x1 -3 है। ये हो गया मान। और बटे में आपका m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 -1 6m1 -3m2 अपॉन m1 प्लस m2। हम तिरछी गुणा कर लेंगे इसमें, तो आपका क्या आ जाएगा 6m1 -3m2, और यहाँ माइनस की गुणा हो तो माइनस के m1 माइनस के m2, -m1 इधर आएगा तो आपका माइनस हो जाएगा, नहीं सॉरी प्लस 7m1 आ जाएगा, और इधर आके ये प्लस हो जाएगा, और 3 से आएगा 2m2, और आपको आ जाएगा m1 बटे m2। m2 इधर आया इसके हर में नहीं बटे में, और 7 आएगा 2 के, यानी 2/7 यानी 2:7। तो लास्ट में आंसर लिख देंगे। अतः आप ज़्यादा लंबी लैंग्वेज नहीं लिख पा रहे हैं आंसर में, तो केवल इतना लिख दिया, अतः अभीष्ट शब्द का प्रयोग कीजिए। अभीष्ट अनुपात यानी जो हमसे पूछा गया था, जो हमें चाहिए था, वो 2:7 है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। द्विघात समीकरण आपको दे रखिए 3x² - 5x + 2 बराबर 0 के मूल यदि अस्तित्व में हो तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके उनका मूल ज्ञात कीजिए। मूलों के लक्षण भी बताइए। तो मूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले विविध कर निकालते हैं। तो देखिए जरा इसमें आपका है क्वेश्चन नंबर ये 21। द्विघात समीकरण आपको क्या दे रखी है, देखिए द्विघात समीकरण आपको दे रखी है 3x² - 5x + 2 बराबर 0। हम क्या निकालेंगे इसका विविध कर, तो यहाँ पे क्या है a बराबर 3 है, b बराबर -5 है, और c बराबर 2 है आपका ये, ठीक है। ये कहाँ से है तो आपको ये बता दूँ, x² + bx + c बराबर 0 से समीकरण की तुलना की। तो हम निकालें विविध कर, d होता है यह b² - 4ac, b -5 का स्क्वायर 4, और a का मान हो गया 3 और c का मान हो गया 2। आगे देख लीजिए इसको, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 4 3 12 दूना के 24, ये आपका आ जाएगा 1, ठीक है। और अब इसमें
आपको जो डी मिला है हमें इसका केवल चिन्ह देखना है। डी हमें धनात्मक मिला है तो इसका मतलब मूल अस्तित्व में है। तो चूंकि डी ग्रेटर देन 0 अर्थात क्या है ये धनात्मक प्राप्त हुआ, धनात्मक है, अतः समीकरण के मूल अस्तित्व में हैं। क्या लिखेंगे? अतः समीकरण के मूल अस्तित्व में हैं, ये अस्तित्व में हो गए। ठीक है, और द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है। तो देखो सूत्र आप ज़रूर याद कर लें जो भी इसमें प्रयोग हो रहे हैं। द्विघाती सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन के 2a, ये द्विघाती सूत्र हो गया। x बराबर माइनस बी आपका क्या था -5 और रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac दोबारा से निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो हम निकाल चुके हैं। देखो ऊपर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, इसका मान क्या आया 1, यहाँ 1 रख देंगे। 2 a का मान क्या था? a का मान था 3 और ये कितना आ गया माइनस माइनस हो गया प्लस 5 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1, 3 दूना के 6। एक बार हम प्लस का चिन्ह लेंगे तो प्लस चिन्ह लेंगे तो 5 और 1 6, 6/6 हो जाएगा यानी 1 आ गया पहला मूल। और एक बार हम माइनस के चिन्ह लेंगे, 5 में से 1 गया 4, 4/6 यानी 2/3। तो ये अब लिखते हैं इसको हम। अतः प्लस चिन्ह लेने पर क्या आएगा आपका x बराबर 5 प्लस 1/6, 5 और 1 6/6 यानी 1। और माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर 5 माइनस 1/6, 5 में से 1 है 4/6 यानी 2/3। लास्ट में क्या लिखेंगे? अतः अभीष्ट मूल 1 व 2/3। यहाँ पे लिखा है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, प्रकृति भी बताइए। मूल अस्तित्व में होंगे ये हमने लिख दिया। और अच्छा लिखना चाहे तो मूल इसके क्या होंगे? एक पूरा वर्गमूल है ये, तो परिमेय होंगे और असमान और असमान होंगे। समान कब होता है? जब 0 होता है। ठीक है, तो इसमें ये लिख सकते हैं मूलों की प्रकृति भी, मूलों के लक्षण बताइए। मूल अस्तित्व में होंगे और वास्तविक होंगे। आप परिमेय होंगे और असमान अस्तित्व में होंगे, लिख देता हूँ मैं, तथा परिमेय व असमान होंगे। अपरिमेय कब होता है आपको ये बता देता हूँ। अपरिमेय तब होता है जब डी आपका ऐसी संख्या निकले जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, तो अपरिमेय होता है। जैसे 3 आ जाता, 5 आ जाता, 6 आता, तो अपरिमेय और असमान। और ये 1 आया, 4 आया, 9, जिनके पूरे पूरे वर्गमूल आ जाते हैं तब परिमेय और असमान। और अगर 0 आ जाता तब परिमेय और समान, तब तो समान हो जाएंगे। कह रहे आप परिमेय समान, ये देख लीजिए अब क्वेश्चन नंबर आपका है इसमें 22 में देखिए 22वां क्वेश्चन क्या है? आपको दिया हुआ है कि k का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु 8 1 k -4 और 2 -5 संरेखी हों। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है इसमें। तो आगे देखिए इसमें मेरे क्वेश्चन नंबर आपका है ये 22। आपको 3 बिंदु दिए हुए हैं 8 1 k -4 और आपको दिया हुआ है 2 -5। ये बिंदु संरेखीय हैं, ये आपको बताया गया है। और हमें क्या करना है इसमें? k का मान निकालना है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो हम क्या लिखें? चूंकि दिए गए बिंदु संरेखीय हैं, चूंकि दिए गए बिंदु संरेखीय हैं, अतः इनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। अब मैं सूत्र में पिछली वीडियो में, ये सवाल पिछली वीडियो में भी 2-3 बार आ चुका है। तो x1 यानी 8, y2
-4 -y3 +5 +x2 के y3 -5 -y1 -1 +x3 2 y1 1 -y2 +4 ये आ गया। ठीक है, सूत्र लग गया 1/2। जो हम 23 31 12 भी कहते हैं, इसका कोड बना हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या हो गया 0 1/2। 0 क्यों हुआ, क्योंकि दिए गए बिंदु संरेख हैं। और ये हो गया 5 में 4 गया 1, क्या आ गया 8 और -6 के और 4 5 दूना के 10 2 की गुणा यहाँ करिए 0 आ गया ये। और ये आपका आ गया 10 8 18 -6 के या के बराबर 18 इधर गया प्लस का हो गया 6 3 के 18 3 आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 23वें क्वेश्चन में क्या है, आपको एक वर्ग दे रखा है। ये भी आपका 12.3 में ये तीसरा क्वेश्चन। एक वर्ग के दो सम्मुख भुजाओं को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं, दो अर्धवृत्त खींचे गए हैं। हमें इसका क्षेत्रफल बताना है जो अर्धवृत्त में शामिल नहीं है, और इसकी जो वर्ग की भुजा है वो 14 सेंटीमीटर है। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें जो हमने ये अर्धवृत्त खींचा है, इसका व्यास कितना हो गया 14, तो त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी 7, इसकी त्रिज्या 7। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि 14 सेंटीमीटर वाले वर्ग के सम्मुख भुजाओं की दो कर देना, दो सम्मुख भुजाओं को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं, अर्धवृत्त खींचे गए हैं। इसलिए प्रत्येक अर्धवृत्त की त्रिज्या r बराबर 14 का आधा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। बहुत आसान है, लैंग्वेज आप लिख सकते हैं एग्जाम में तो अच्छी बात है, तो आप इसको डायरेक्ट कर दीजिए। इसमें आपका क्या आ जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से दो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल घटा देंगे। यानी क्या कहा मैंने, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से दो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल घटा देंगे, आपका क्या आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल -2 गुणा के अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो दो अर्धवृत्त मिलकर के एक वृत्त बनाते हैं। तो क्या करेंगे इसमें, आगे देखिए। वर्ग का क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं, भुजा का स्क्वायर, भुजा है 14, 14 का स्क्वायर और 2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई स्क्वायर बटे 2, 2 से 2 कट गया 196 माइनस के पाई का मान नहीं दिया इसलिए 22/7 रखा, और r 7 का स्क्वायर 7 गुणा के 7, 7 से 7 कट गया, ये आपका 196 7 गुणा के 14 7 14 15 154 घटा के आ गया 6 में 4 तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। इसके अथवा में आपको दूसरा पार्ट दे रखा है, दूसरा पार्ट तो इसका अथवा में है। इसमें क्या है, एक का आपको दे रखा है त्रिज्यखंड इस तरीके से, और इसमें जो कोण है ये देखिए आप, इसमें ये आपको त्रिज्यखंड दे रखा है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 आपको दिया हुआ है। तो हम इसमें क्या निकालेंगे, पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है इसमें। ये सवाल आपका पहले वाले में भी आ चुका है। पहले में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का मतलब होता है लघु त्रिज्यखंड। सूत्र आप जानते हैं पाई स्क्वायर थीटा बटे
360। अब पाई का मान आपको दिया नहीं दिया, नहीं दिया सॉरी, इसमें तो 3.14 रखेंगे। आर आपका 4 का स्क्वायर, 4 गुणा के 4, थीटा आपको दिया है 30 और इसमें बटे 360। 30 से कट गए 2 बार में और 4 से कट गए में 3 बार में, तो आपको हो गया 3.14 गुणा के 4 बटे 3, ये आपका आ गया। और अब आप इसको ठीक है, इसमें क्या आपको क्या करना है, 4 चौक 16, 4 4 1 5, 4 3 के 12, ठीक है, और भाग दिया, 3 चौक 12 और 3 एकम 3 बचे 2, 3 अट्ठे 24, 3 चिंग 18 चलता जाएगा, ये लगभग आपका ये आ जाएगा। फिर निकालना है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का कैसे निकालेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से। दीर्घ त्रिज्यखंड कौन सा होगा पहले आप ये देख लीजिए, जो मैं रेड कर रहा हूँ ये वाला पोर्शन दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है, इसको मैंने रेड किया, ये है दीर्घ त्रिज्यखंड। वैसे तो कई बच्चों को पता होगा ये, पर कुछ एक दो होंगे जिन्हें नहीं पता है, तो उनके लिए मैं ये कर दिया। ये दीर्घ त्रिज्यखंड है। और लघु त्रिज्यखंड कौन सा है, तो लघु त्रिज्यखंड इसमें है ये जो नीचे वाला पोर्शन है, इसको ब्लैक करें, ये वाला, ये लघु त्रिज्यखंड है, जिसको हम त्रिज्यखंड कहते हैं। वैसे ये लघु त्रिज्यखंड जो ब्लैक किया, तो ब्लैक वाला लघु त्रिज्यखंड और रेड वाला दीर्घ त्रिज्यखंड। तो हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का कैसे निकालेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो आ जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर, और लघु त्रिज्यखंड का वैसे हम निकाल चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आप अगर ये फॉर्मूला ऐसे रखते हैं तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। कैसे होगा, देखो हम यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, आपका बचेगा 1 माइनस के थीटा अपॉन 360। फिर पाई का मान हमने 3.14 रख दिया, आर आपका था यहाँ पे 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कर दिया, 1 माइनस थीटा आपका यहाँ पे 30 बटे 360, ये हो गया। और 4 का स्क्वायर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर आप जानते हैं 16, तो ये आपको हो जाएगा 3.14 गुणा 16, 30 से कट गया ये 12 बार, 12 कम 12, 12 में से 30 से कम 30 था ना, 1 था, तो 12 कम 12, 12 में से एक क्या, 11 बटे 12, और ये आपको हो जाएगा 3.14 गुणा, इसमें हम क्या करते हैं, ये 2 से करें, 2 छिंग 12, 2 एकम 2 और 5 7, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तब इसे नहीं लिखेंगे, आपको क्या 1.57 गुणा के 16 गुणा के 11 बटे 6, और इनके गुणा करेंगे, तो इसके गुणा करके आपका आ जाएगा, पहले गुणा करेंगे 16 की 1.57 है, 16 7 112 का 2 हासिल कारीगर 1 पॉइंट, और आपका आ जाएगा, और ये 16 16 ये तो और इसके इसमें गुणा करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 276.32 अपॉन 6, इसको भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका समथिंग इतना। ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद भी करके देखें, इसमें गलती होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि लाइव क्लास में इतना जल्दी हो नहीं सकता, फिर भी आप कोशिश करें कि दोबारा आप इसे करें। 24वां सवाल है इसका। 24वें सवाल में क्या है कि आपको दिया हुआ है इसमें कि एक ऐसा आपको वृत्त बनाना है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो, और ये क्या, इसमें 2 स्पर्श रेखाएँ खींचनी है। ये पहले भी हो चुका है, आप एक बार से फिर देख लीजिए। आपको क्या करना है 25वें में कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए जिसकी स्पर्श रेखाएँ 60 डिग्री के कोण पर झुकी हों। कैसे, देखिए, हमें एक वृत्त खींचना है, बहुत आसान है, ये पहले भी हो चुका है, ये हमने वृत्त खींच लिया।
ये वृत्त खींच लिया हमने और इस पर 2 स्पर्शरेखाएं खींचनी है जो कि किस पे झुकी हो, 60 डिग्री के कोण पे। ठीक है, ये खींच लिया। इसके हम क्या करेंगे, त्रिज्या खींचेंगे। एक त्रिज्या खींच ली हमने इसकी त्रिज्या खींच ली और यहाँ पे 60 के कोण पर झुकी हो तो यहाँ पे हम 120 का बनाएंगे, क्योंकि ये आपका एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। कौन सा, स्पर्श रेखाओं और त्रिज्याओं के बीच में बना। ये 120 का यहाँ से चाप लगाइए, ये 60 का हो गया और आप जानते हैं दूसरा चाप लगाया 120 का हो गया। और अब आप इसमें ये देखिए 120 का कोण बनाते हैं तो हमने दूसरी त्रिज्या खींच ली, ये कोण बनाया 120 डिग्री का। और यहाँ पे हम 90 का कोण बनाएंगे। नाम यहाँ दिया हमने ए, यहाँ नाम दिया बी और ये ओ। ए पर और बी पर हमने 90 का कोण बनाना है। हमने 90 का कोण बनाया और यहाँ से ये आप सभी जानते होंगे 90 का कोण कैसे बनता है। यहाँ पे भी 90 का कोण बनाया, ये 90 का कोण बनाया। दूसरा ये काटा, यहाँ से ये काटा, ये और यहाँ से काट लिया और यहाँ से काट लिया और यहाँ से ये काटा था और यहाँ से काट लिया, यहाँ से इसको काट लिया। यहाँ पे ये 90 कोण बना रहे हैं हम, ये बना दी 90 कोण। और अब इसमें आप देखिए ये 90 कोण बनाते हमने किरण खींच ली और 90 कोण बनाते यहाँ से भी किरण खींच ली, तो ये अभीष्ट स्पर्श रेखाएं होंगी ये। और ये अपने आप ही आपका 60 डिग्री का बनेगा, क्योंकि हमने 120 बना रखा है। ये जो चतुर्भुज बनता है ये चक्रीय होता है, नाम दिया हमने पी। अगर यहाँ वो कहता है 70 डिग्री का कोण अगर कहा जाएगा सब एग्ज़ाम में, तो आप यहाँ 110 का बनाएंगे। जो कंपास से बनते हैं कंपास बनाएंगे, जो नहीं बनते वो आप डी से यानी चांदी से बनाएंगे। तो इस तरह से आपको पहले भी मैंने बता रखा है। और क्वेश्चन नंबर अब आपका देखिए 25वां क्वेश्चन है आपका। देखिए 25वें क्वेश्चन में क्या है, आपको दिया हुआ है कि ये आपको एक त्रिभुज दे रखा है। देखो ये छोटा सा है, मैं इसको बनाऊंगा मैं, आप समझ जाएंगे। देखिए और एडी लंबी सी है, हमें ये सिद्ध करना है। तो इसमें परमें आपके 6.7 परमें इसमें लगी है। तो क्वेश्चन नंबर आपका है ये 25। देखिए इसमें आपको ये दिया हुआ है, चित्र ये है आपका। और ये इस पर लम्ब डाला गया है। नाम क्या है, ए बी डी और सी। ये देखिए आप इसमें, और आसान सवाल से भी ये लम्ब डाला गया है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले दिया है, पहले इसमें दिया है। मैं आपको क्या दिया हुआ है, ए डी लम्ब बी सी सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है, ए बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। वहाँ डी सी की जगह सी डी लिखा, बात है कि सी डी भी लिखा है चाहे डी सी, वो एक ही बात है। उत्पत्ति। अब ये सवाल हल होगा आपका। ये इस पे लंब है, यानी आपके दो समकोण त्रिभुज बन गए और हम इन समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। देखिए जरा इसमें, तो चूंकि ए डी लंब बी सी ये आपको दिया है, इसलिए कोण डी आपका क्या होगा, 90 यानी 90। ठीक है, तो दोनों आपके समकोण त्रिभुज बन गया था। समकोण त्रिभुज किस में, बी डी ए में। पहले इसमें लेंगे बी डी ए में, फिर सी डी ए में, दोनों में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं, 90 के सामने कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ऐसे इसमें 90 के सामने कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही प्रमेय हम लगाएंगे। देखो त्रिभुज समकोण त्रिभुज
ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए, बहुत आसान सवाल है। 90 के सामने कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, जो भी आपको नीचे चित्र में बताया था, प्लस आधार का स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। ठीक, नहीं नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए डी का मान निकालेंगे। तो ए डी का मान निकालें तो बी डी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ए बी स्क्वायर से माइनस हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर माइनस के बी डी स्क्वायर, ये बन गई समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज किसमें, ए डी सी में, क्या होगा, ए सी का स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। आप देख लीजिए चाहे तो, ए डी सी में ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे हम किसका मान निकालेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो ए सी स्क्वायर, अब ए डी स्क्वायर का जो मान निकाला था, ये मान हम यहाँ रखेंगे। क्या था, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर की जगह ये रखेंगे, यहाँ से ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ये रख दिया ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, बी डी स्क्वायर हमारा इधर आ जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा ए सी स्क्वायर, और ये इधर है प्लस का बी डी स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर प्लस का डी सी स्क्वायर, और ये आपका सिद्ध हो गया। इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, तो इसको इधर इधर या करके ए बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर बराबर, ये इसको इधर लिख दिया, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, हैंस प्रूव इति सिद्धम। ये आपके 3-3 नंबर के 25 क्वेश्चन पूरे, वो 25 तक के पूरे हो गए। अगले वीडियो में आप 6-6 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे, 26 से लेकर के 30 तक के, और 2000 सेट जो आपका 11 है सेट फर्स्ट, ये आपका कंप्लीट फिर हो जाएगा।